हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से अगला पाठ। 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से जंगल पाठ। यह पाठ पूरक पठन का है और इसकी लेखिका चित्रा मुद्गल है। पूरक पठन पाठ अथवा कविता, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रही हूँ कि इस पाठ पर शब्द संपदा का प्रश्न नहीं आता। शब्द संपदा का मतलब समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन, शब्द युग्म, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता। सिर्फ एक शब्द में या दो शब्द में उत्तर वाले दो प्रश्न और एक स्वमत का प्रश्न, इतना ही पूछा जाता है। तो ज़्यादा डीप पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। चलो हम पहले देखेंगे लेखिका का परिचय। इनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। चित्रा मुद्गल जी ने के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं एवं जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपेटे, मामला आगे बढ़ेगा, अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन, मणिमेख आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी जानकारी। यह गद्य संवादात्मक रूप में है, तो यह संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो देखेंगे हम प्राणी मात्रा के बारे में, हमारे मन के भाव। देखो, यहाँ एक खरगोश की मृत्यु हुई है और उस घटना के साथ, उस घटना के आजू बाजू में यह कहानी घूम रही है। कहानी पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दी। ये रीडर अनिमा भी वो उसी जगह काम करती है जहाँ मांडवी दीदी काम करती है। तो उनके मोबाइल पर फोन आया है। मांडवी दीदी की बहू जो है तविशा, उसने फ़ोन किया है और मांडवी दीदी को फ़ोन पर बात करवाने की विनती कर रही है। लेकिन रीडर अनिमा यह बात नहीं करा सकती। उसका कारण क्या है हम देखेंगे। अम्मा से बात करवा दो, अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? यानी एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो एक दूसरे के घर के बारे में भी जानकारी होती है। इसलिए वो पूछती है कि जैसे ही वो कक्षा से बाहर आएगी मैं आपका संदेश उनको दे दूंगी। वो अभी कक्षा में पढ़ा रही है तो मैं तुमसे बात करवा नहीं सकती। वैसे तो घर में सब कुशल मंगल तो है ना? यह सवाल वो पूछती है, क्योंकि वह भी मांडवी दीदी की सहेली होने के कारण। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने
उन उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। फिर एक बार वह घर के बारे में पूछा था, सब कुशल मंगल है या नहीं। इसका जवाब दिए बिना ही वो कहती है कि आंटी एक बार दीदी से बात हो जाए तो, यानी बात करना जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा मंतविषा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन यानी कुछ नियम होते पाठशाला की, तो यह पाठशाला का नियम भंग हो जाएगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी, यानी संकोच क्यों कर रही हो कि घर में क्या हुआ है, क्या स्थिति आई है, बता तो मुझे, ऐसा वो कहती है। तो वह क्या कहती है देखेंगे हम। नहीं आंटी, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया, यानी उसको दुख हुआ है और दुख के कारण उसका गला भर्रा गया है, और वह भरे हुए गले से कहती है, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। तब तविषा बता देती है कि हमारे घर में 2 जुड़वा खरगोश के बच्चे हमने पाल रखे थे, उस एक सोनू और एक मोनू था। उसमें से जो सोनू था वह नहीं रहा है। नहीं रहा है का मतलब उसकी जान चली गई है। 10:30 के करीबन काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई। बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविषा से पुकारा, छोटी बीबी जी। यानी देखो क्या हुआ था, सुबह सुबह सब घर से बाहर निकले थे, उसके बाद 10:30 बजे काम वाली आई और वो झाड़ू पोछा करने वाली थी। वो झाड़ू लगा रही थी तो वह बैठक बुहारती है, बुहारना है झाड़ू लगाना, बैठक के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। तब उसकी नज़र सोनू पर पड़ी जो मेज के नीचे जाकर पड़ा हुआ था। तो उसको जगाने की कोशिश करती है, उसे हिलाती है, उसका उस पर कोई असर ही नहीं होता है। उसको जगाने की कोशिश की, कोई प्रतिक्रिया ही सोनू देता नहीं है। वह बुदबुदाती है, बुदबुदाता यानी मुंह में बड़बड़ाना। वह मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है कि कैसे घोड़े बेच कर सो रहा है शैतान, यानी एकदम निश्चिंत होकर कैसे सो गया है, ऐसी कैसी नींद उसे लगी है, ऐसा वह कहती है। और उसको नीचे झुककर उसका एक पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालती है। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। इतना सोफे के नीचे से उसे घसीट कर बाहर निकाला तो भी वह नहीं हिल रहा है। तो काम वाली डर जाती है और वह देखती है तो कमला जोर से चिल्लाती है, पुकारती है तविषा को और कहती है, छोटी बीजी देखो ना। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। तविषा भी तुरंत आती होगी और उसने देखा होगा कि अचेत सोनू पड़ा हुआ है, तो वह भी बहुत घबरा जाती है। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कपोल सी झूल गई, यानी जैसे टूटी कपोल जैसी वो झूल गई, लटक गई। वो हाथ में लेती है लेकिन कुछ भी उसमें हलचल नहीं है। तो फिर वह उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या करे, कैसे हिलाया और कैसे जगाए उसे, यह सवाल उसके सामने है। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है ही नहीं, यानी घर के आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर भी नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया।
अब अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। इसके लिए वो क्या करती है, अपने घर के पास एक छोटे बच्चों का डॉक्टर था, उसको ही घर पर बुलाती है और उसे सोनू को दिखाती है। डॉक्टर उस सोनू को देखते हैं और कह देते हैं प्राण नहीं है अब सोनू में, यानी उसकी जान चली गई है, उसमें प्राण है नहीं। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। और वो बता देती है, यह सब बात वो अनिमा से कर रही है। तो अनिमा से वो कहती है कि जल्दी से जल्दी अम्मा को घर पर भेज दो, क्योंकि घंटे भर में पीयूष भी आ जाएगा और पीयूष के तो दोनों खरगोश के बच्चे जान है, और उसमें से एक अछत पड़ा हुआ खरगोश देखने के बाद पीयूष कैसा रिएक्ट करेगा पता नहीं है। इस डर के कारण वो कहती है कि जल्दी उनको घर भेज देना। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के नीचे, सोफे के बीच में खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट यानी बिना हलचल करते हुए। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। यानी मांडवी दीदी आने के पहले पीयूष घर पर पहुंचा है और जैसे ही आया है वह उस निश्चेष्ट सोनू के पास ही बैठा हुआ है, गुमसुम सा यानी चुपचाप सा। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। और मोनू जो एक दूसरा खरगोश बचा है वह कभी उसको इसके सोनू के इर्द गिर्द घूम रहा है, कभी दाएं से उसे गौर से देखता, कभी बाएं से उसे गौर से देखता। क्या हुआ है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। यानी मांडवी दी कहती है कि पीयूष को अब बोलना चाहिए, उसको अपना दुख बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा सा लड़का पहली बार मौत से मिल रहा है। यानी कोई मरा हुआ प्राणी व्यक्ति उसने पहली बार ही देखा, इसके पहले मौत क्या है उसने कभी देखी नहीं थी। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। यानी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसे सोनू और मोनू घर में आए हैं, किसी ने भी दरवाजा की बेल बजाई, घंटी बजाई, तीनों दौड़कर चले जाते थे और दरवाजा खोलते थे। कैसे खोल तो पीयूष ही पाता था, क्योंकि कुंडी तक खरगोश के बच्चे पहुंच नहीं पाते थे, तो पीयूष ही अपने हाथों से कुंडी खोल देता था। मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते, यानी जैसे कि पीयूष को अकेले को वह नहीं निकलेगी, ऐसा सोच समझकर वह पीयूष के अपने हाथों को अपने पंजे लगाकर जैसे उसको बहुत ही मदद कर रहे हैं, ऐसे प्रकार से वह दरवाजा खोल देते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। अब पीयूष बोलना शुरू करेगा और ऐसा ही हुआ। जैसे ही दादी माँ ने उसे अपने सीने से लगाया, पीयूष रोने लगा। दादी ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। यानी पहले बोला होगा उसकी माँ ने उसे, तविषा ने, कि सोनू मर गया है, तो वो बोलता है कि अम्मी अच्छी नहीं है, इसके लिए सोनू के मरने की बात कर रही है। सोनू बीमार है तो उसे डॉक्टर को बुलाओ, उसे दिखाओ और उसकी बीमारी दूर करो ना, वह अपनी दादी माँ को कहता है। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। उसका भी गला घोर आ रहा है मांडवी दीदी का, लेकिन वह अपना रोना रोक कर उस रोते हुए बच्चे को चुप कराना चाहती है, समझाना चाहती है। वो कहती है रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, यानी सोनू तुम्हें छोड़ गया है, लेकिन तुम उसके पीछे रोओगे तो उसे दुख होगा, वह कहती है।
सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, यानी सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था, तो तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। मोनू उनकी गोद में मुंह हटाए सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, और वो जो दादी माँ बैठी है, पीयूष बैठा है, उनकी गोद में मुंह सटाए यानी अंदर डालकर वह देख रहा है टुकुर टुकुर, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं में, जैसे कि वह बह रही है। तो वो कहती है कि मोनू को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। इसके लिए वह भी समझ लेना चाहता है कि पीयूष को दादी माँ क्या समझाती है और क्या निकल आएगा इसमें से, ऐसा वह भी सोचना चाहती है। तो वह आंसू भरी नजरों से मोनू भी दादी माँ की ओर देख रहा है। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मांडवी जी कहती है कि जानवर रोते पता था, लेकिन पहली बार हम देख रहे थे कि जानवर रो रहे थे। यहाँ जानवर है मोनू, और सोनू के चल बसने के कारण मोनू के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया ने लगा लिया सीने को, और हिचकिया भर रहा था मोनू। यानी जैसे देखो हम जितना रोना दबाएंगे हिचकियाँ उतनी आती है, वैसे उसका भी हो रहा था मोनू का, उसकी हिचकियाँ निकल आ रही थी, काली बदली उनकी चेहरों पर उतर आई थी, यानी वह बहुत ही दुखी था। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो ना किया हो, यानी जब वह पाठशाला से निकलने के पहले उसे याद आता है कि अपने बेटे को भी ये बात बतानी पड़ेगी। वो कहती है कि तविशा ने दुख में परेशानी में पता नहीं शैलेश को फ़ोन किया या नहीं, इसके लिए वह अनिमा की मोबाइल से अपने बेटे शैलेश को फ़ोन करती है और खबर देती है कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तो शैलेश क्या जवाब देता है देखेंगे। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुँच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट में से लगे नाले में फेंकवा दो। यानी शैलेश कहता है आप घर जा रही हो तो ठीक है, आप घर जाने के बाद ऐसा करो, सोसाइटी का जो चौकीदार है उसे बुला लो और उसे बोलो कि यहाँ से सोनू को उठाओ और जो अपार्टमेंट के पास से एक नाला बहता है उस नाले में फेंकवा दो। देखो शैलेश कितना निष्ठुर है, घर में पले बच्चे खरगोश के क्यों न हो, लेकिन वो बच्चे हैं, उनको पाला है और उसमें से मर जाने के बाद उसे फेंकने की बात कर रहा है। तो मांडवी दी उसे बहुत डांटती है। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, यानी वो कहती है कि पीयूष सोनू मोनू से बहुत प्यार करता है, तो मरा हुआ सोनू हम ऐसे नाले में फेंकेंगे वो सह नहीं पाएगा और मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम छुट्टी लेकर घर पहुंचो। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा। और मांडवी दी कहती है कि अब पूरा घर खाली खाली उसे लगेगा, सोनू घर में नहीं दिखाई देगा, तो हजारों सवाल उस पीयूष के मन में आएंगे और वह सारे सवाल घर वालों पर बरसाता रहेगा और उन प्रश्नों को टकराना हमारा काम है और उसे संभालना कठिन होगा, लेकिन संभालना पड़ेगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए।
और वो बता देती है शैलेश को कि मैं चाहती हूँ, मैं जमादार को तो बोल दूंगी, लेकिन जैसे एक घर का बच्चा जाने के बाद उसके संस्कार होते हैं वैसे ही संस्कार होना चाहिए, क्या कहती है। तो शैलेश कुछ नहीं कहता, हाँ कहता है, पहुँचता हूँ, इन्हें आपने छुट्टी लेकर आने के लिए कहा है, मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं, तुम्हारे पापा नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो पीयूष को उसने समझा दिया था पहले ही, शैलेश आने के पहले, कि अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे, फिर सोनू को यहाँ से उठाएंगे और जमीन में गाड़ने के लिए लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर नन्हे बच्चे की भी मौत हो गई तो ऐसा ही करना पड़ता है, तो उसका ऐसा करेंगे। दादी उसके दिल में दुख क्यों था, मेरे वो पूछता है कि दादी ऐसा इसका क्यों हुआ, उसके दिल में क्या दुख था। तो दादी कहती है उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था। वो कहती है कि माँ बाप से बिछुड़ने का दुख उसके मन में था। आगे का सवाल मांडवी दी ही उसे करती है, किसने किया दादी। तो वो पूछता है कि किसने उसे अलग किया, अपने माँ बाप से अलग सोनू को किसने किया था। तो दीदी कहती है उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। मांडवी कहती है कि बच्चे, तुम भी बच्चा हो, माँ बाप से दूर होने के बाद तुम दुखी होते हो या नहीं, बच्चे दुखी होते हैं या नहीं। तो जवाब देता है वो, होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। वो कहता है कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जब एक बार माँ भी मुझे छोड़कर नानू के पास गई थी तब मुझे भी बहुत दुख होता था और माँ की बहुत याद भी आती थी। दादी दुख से मर जाते हैं। तो वो बेटा पूछता है फिर और कि क्या दुख ज़्यादा होने के बाद मर जाते हैं प्राणी। कभी कभी पीयूष ने, दादी माँ कहती है मरने के तो कई कारण है, उसमें से ये भी एक हो सकता है। सोनू भी मर सकता है, या मोनू भी चाहिए क्योंकि सोनू तो पहले से ही मरा है। मोनू भी मर सकता है, यानी हाँ हो सकता है, यानी शायद हो सकता है कि मोनू भी मर सकता है। ये सुनने के बाद उसको और दुख होता होगा। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। अब वो कहानी बता रहे हैं कि खरगोश के बच्चे पीयूष के घर में कैसे आया, तो मांडवी दी के घर में कैसे आए। पीयूष ने हट पकड़ लिया था कि घर में वह भी खरगोश पालेगा। उसने हट पकड़ा था कि घर में खरगोश पालूंगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटकाया रखा था। जालीदार बड़े से बांगड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। एक बार शैलेश के मित्र के घर बच्चे के जन्मदिन पर गए थे, तब शैलेश भी होगा, तविशा भी होगी और पीयूष भी होगा। तो पीयूष ने वहाँ देखा था, वो जो शैलेश के मित्र है उनके घर पर जो आंगन में नीम का पेड़ था उस पर एक पिंजरा लटक रहा था और उसके अंदर तोता था जो पालतू था, और नीचे नीम के पेड़ के पास एक बड़ा सा बांगड़ा था। उस बांगड़े में खरगोश पाले हुए थे, और जब से उसने वो खरगोश देखे, तोता देखा, तब से वह घर वालों के पीछे पड़ा है कि मुझे भी एक तोता पालना है और मुझे भी खरगोश पालने हैं। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। यानी जहाँ मित्र के घर गए थे उनका तो आंगन बड़ा था, नीम का इतना बड़ा पेड़ था तो शायद ही आंगन बड़ा होगा, तो इसके लिए उन्होंने अच्छे से बाहर ही तोते का पिंजरा लटकाया था।
तो तविषा और शैलेश उन्हें समझा देते हैं कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे उन्हें। लेकिन वह कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बता देता है कि बालकनी में हम बाकड़ा रखेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। वह ढूंढ लेता है और घर वालों के साथ बात करता है कि हम खरगोश का बाकड़ा बालकनी में रखेंगे। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, उसको उसके विचार से दूर करना, बहलाने के विचारों से दूर करना चाहती है। वो कहती है पूरे दिन खरगोश बांगड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुस छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। वो बता देती है कि हमेशा तो वो बांगड़े में नहीं रहेंगे, दिन में कुछ घंटे उनको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के बाद इतना सा अपना घर है, उसमें वो इधर उधर किधर भी दौड़ेंगे और सुसु छीछी करेंगे, तो उनकी वो टट्टी और पेशाब कौन साफ करेगा। इसका जवाब वो क्या देता है देखिए। तो वो बता देता है कि दादी करेगी, क्योंकि घर का बहुत काम दादी करती है, तो ये भी एक काम करेगी दादी, ऐसा पीयूष बता देता है। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। फिर तविषा ये माँ पूछती है अपने बेटे को कि हाँ दादी करेगी, लेकिन जब दादी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएगी और उनको जाने के बाद इसने पेशाब की या सुसु की या छीछी की तो कौन करेगा। तो वो क्या जवाब देता है देखिए। कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा और वो बता देता है कि हाँ ऐसा हुआ तो स्कूल से आने के बाद मैं साफ सफाई कर दूंगा। यह उत्तर सुनकर सब घर हंस पड़ा। सब लोग जब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। वो दादी के पीछे पड़ा है क्योंकि उसे पता है सुनेगी तो दादी ही सुनेगी, और इसके लिए उसने दादी को कैसे पटाए देखिए। कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है। हर जन्मदिन पर उपहार यानी भेंट, कोई ना कोई जन्मदिन की भेंट दादी देती थी। क्यों नहीं इस बार वे उसे खरगोश और तोता लेकर दे दें। और वह सोचती है कि इस बार हम तोता और खरगोश ही देंगे उसे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई, और जब उसने ऐसा मौका साधा कि मुझे जन्मदिन पर तुमसे यही उपहार चाहिए, तोता और खरगोश, तो दादी माँ का इलाज नहीं चलता। वह अपने पोते को लेकर चिड़ियों की दुकान पर जाती है। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। यानी वहाँ जाकर बहुत सारे पशु पक्षी थे वहाँ, तो उनमें से 2 खरगोश उन्होंने जो है देख लिए, अच्छे से परख लिए और ले लिए। जैसे ही 2 उनके हाथों में आए खरगोश के पिल्ले, तो उनका नामकरण भी हो गया, नाम रखा गया सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बकरा। और सोनू और मोनू ही नहीं खरीद लिए तो उनके साथ उनका बकरा भी खरीद लिया, क्योंकि घर लाकर उनको कहाँ रखेंगे। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। उनके सोसाइटी के सांझ सोसाइटी के जो हमजोली यानी मित्र, उनके पीयूष के मित्र जो थे वो सब बालकनी में इकट्ठा हो गए हैं और उन खरगोश को सराह रहे हैं, उनके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। और पीयूष कितना भाग्यशाली है इस पर उनको ईर्ष्या हो रही है। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया और अब सोनू तो चला गया, मोनू अकेला रहा। दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हुआ, वह डरा सा चुपचाप सा ही था। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। प्ले स्कूल में वो 1 दिन की छुट्टी ले ली, उसको नहीं भेजा गया। पीयूष का घर का नाम था, यानी पीयूष का नाम पीयू था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स
महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं ही कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह उन्होंने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। और उसे दादी माँ को लगता है कि दोनों अगर रहे घर पर, पीयूष भी और मोनू भी, तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा थोड़ा ढाढ़स बंधाएंगे। और सुबह वो खुद भी अपने कॉलेज जाती नहीं है। वो कहती है कि सुबह दूध का कटोरा रखा गया मोनू के लिए, लेकिन उस कटोरे को उसने छुआ तक नहीं, क्योंकि उसका साथी जो गया था, उसका भाई जो गया था, उस दुख में वह था। बगल में रखे मोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी और वो बार बार, सोनू का एक कटोरा था और मोनू का एक कटोरा था। मोनू के कटोरे में आज दूध था, सोनू के कटोरे में दूध दिया नहीं था, तो वो जो खाली था वह कटोरा घूर घूर कर वो देखता था और सूंघता था। अब मांडवी दी को मोनू की भी चिंता होने लगी कि वह अकेला कैसे रहेगा। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी और तविषा को बहुत अपराध बोध ने अपराधी ज्ञान उसको हुआ था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने जो गलती की उसी कारण सोनू की मृत्यु हो गई। वो कैसे देखो। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। चावलों में घुन हो रही थी, तो चावलों में जो कीटक मरने वाली गोलियां होती है वह रखेंगे, यह सोचकर उसने उस गोली की शीशी जो थी वो खोली थी चावलों में वह गोलियां डालने के लिए। लेकिन हुआ था क्या, तब शीशी का ढक्कन मरड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी और उसके हाथों से कुछ गोलियां इधर उधर गिर गई थी। और उसके बाद तो वो जो छिटक कर इधर उधर गोलियां गिर पड़ी थी उनको बटोरने की उसने कोशिश की थी, लेकिन उसे डर लगता है कि एक आध गोली इधर उधर गिर गई होगी और वही सोनू ने खा ली होगी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोलियां ओने कोने में छूट गई होगी और वही ओने कोने में छूटी हुई गोली सोनू ने खाई होगी। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष पूछता है अपनी दादी माँ से। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। वो कहती है कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, इसके लिए वह अब उसके दुख में एकदम शांति से बैठना चाहता है। वह खुश नहीं है इसके लिए। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अरे दादी माँ ने कहा था ना, दुख से मर गया। तो वह कहता है कि अब सोनू को दुख है, मोनू को दुख है सोनू जाने का, और मुझे भी दुख है सोनू जाने का, तो इस दुख में हम भी दोनों मर जाएंगे। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख लिया और डांटा। ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया, तो अब हम दोनों दुखी हैं, तो जरूर हम भी दोनों मरेंगे। कहा था। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कहा था, जंगल में उसके माँ बाप है, तो माँ बाप के पास, तू तो अपने माँ बाप के पास है। कहने का मतलब वो समझाना चाहती है कि मोनू को उसके माँ बाप के पास छोड़ेंगे। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। वो पूछता है कि मोनू को तो हमने यहाँ रखा है, अगर ऐसा ही मोनू को रखा तो मोनू भी एक दिन मर जाएगा। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। अब क्या उत्तर दे, कैसे मुँह से कोई कि मोनू भी मरेगा। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। तो दादी को पूछता है कि हम मोनू को लेकर जाएंगे और जंगल में छोड़ देंगे, तो जंगल में वो अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, और अगर वो पहुंचा तो वो मर नहीं जाएगा ना, वो जरूर मिलेगा ना? ये पूछता है। नहीं मरेगा।
पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? तो मांडवी दीदी पूछती है कि ये तो हम काम कर सकते हैं मोनू को जंगल में छोड़ने का, लेकिन सोनू मर गया है, मोनू चला गया, तो उनके भी तू रह जाएगा, रह पाएगा? मांडवी दी का कंठ भर आया, उसको रोना आ रहा है मांडवी दी को। रह लूंगा। तो पीयूष कहता है कि हाँ रह लूंगा, क्योंकि मुझे जैसे सोनू दुख में मरा वैसे मोनू मरना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं अकेला रह सकता हूँ। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। रात के समय खरगोश बाहर निकलते हैं, तो वो कहती है कि शैलेश को कहकर रात को गाड़ी निकालकर हम जंगल की ओर जाएंगे और मोनू को वहाँ छुड़ाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, क्योंकि तब जब खरगोश लिए थे तब तोता भी मांग रहा था। हाँ कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। तब वो बता देता है कि अब मुझे तोता भी नहीं चाहिए। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया ने लगा लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। वह बार बार उसका मुंह चूमने लगती है कि कितना समझदार बन गया है मेरा पीयूष, ऐसा कह के। देखो बच्चों, यहाँ यह कहानी पूरी हुई है। इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ लो कि भावनाओं का खेल है यह कहानी। अब हम देखेंगे लेखन कार्य। लेखन कार्य में पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। अनुशासन, नियम, झिझक, लज्जा, संकोच, मुहारना, झाड़ू लगाना, बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना, कोमपल, नई पत्तियाँ, धमा चौकड़ी, उछल कूद, उपद्रव, बिटर दृष्टि, नजर गड़ाए देखना और कीच यानी कीचड़, दलदल। उसके बाद चितकबरी, रंग बिरंगी, पोखर, जलाशय, तालाब, हमजोली, हाथ, साथी, संगी, निष्पन्न, निश्चल, स्तब्ध, प्रतिवाद, खंडन, विरोध। मुहावरे दो है, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना और घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। मुहावरों का अर्थ यहाँ दिया है, मैंने वाक्य का प्रयोग भी किया है, देखेंगे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। रामू के चाचा बेटी के ससुराल भेंट कर आए और घोड़े बेचकर सो गए। दूसरा मुहावरा है घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। शिकारी शिकार के लिए तालाब के किनारे घात लगाकर बैठा था। अगला स्वाध्याय है जो सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका, कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। पहले पात्र का नाम लिखना है, फिर विशेषता लिखनी है। पात्र है मांडवी दी, जीव प्रेमी है। शैलेश निष्ठुर है। पीयूष अबोध है। अब पहचानिए रिश्ते। दादी और तविशा में क्या रिश्ता था? तो सास बहू। दादी सास थी और तविशा उनकी बहू थी। पीयूष शैलेश, पीयूष बेटा था और शैलेश उसके बाप थे, पिता थे। तविशा शैलेश, तविशा पत्नी थी, शैलेश उनका पति था। शैलेश दादी, शैलेश बेटा था, दादी उनकी माँ थी। उसके बाद पाठ से आगे, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं? विस्तार से विस्तार पूर्वक लिखिए। मुझे लगता है पालतू प्राणियों को उनकी अपनी एक ठीक से जगह होनी चाहिए। वह गांव में रहती है। गांव में पालतू प्राणी भी इधर उधर घूमते रहते हैं। शहरों में हम उन्हें बंदी बनाया जाता है। यह बंदी बनाना बहुत ही बुरी बात है। पालतू प्राणियों के खाने पीने की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वह हमारे घर में पल रहे हैं
तो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का कर्तव्य हमारा है। उनके स्वास्थ्य की ओर भी हमें ही ध्यान देना है, यह अपना कर्तव्य है। देखो, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह स्वमत में आते हैं, तो इसके लिए एक विचार होना चाहिए। यही सेम टू सेम उत्तर लिखो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या लिख सकते हो आसानी से आसान वो मैंने बता दिया है। अगला है, जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है। इस विषय पर अपने शब्दों में विचार लिखिए। मानव अन्न के बिना कई महीनों जी सकता है, पानी के बिना कई दिन जी सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। इसीलिए मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की निर्मित कुदरत से पेड़ों पौधों से होती है। कृत्रिम रीत्या ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता। इसीलिए मानव जीवन में पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। पेड़ पौधे ऐसे तो जंगल में बहुत मात्रा में होते हैं, इसीलिए मानव के जीवन में जंगल का महत्व भी उतना ही है। जंगल होने के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन फैलता जाता है और इस ऑक्सीजन के सहारे मानव अपना जीवन जी पाता है। इसीलिए याद रखना चाहिए, पेड़ों का और जंगल का महत्व मानव जीवन में अनन्य साधारण है। अगला विषय है, जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी। यहाँ मैंने संसाधनों की सूची बना कर दी है। गोंद मिलता है, बिरजो यानी औषधि रस मिलता है, प्लाईवुड मिलता है यानी जो फर्नीचर बनाने के लिए काम आता है, कई प्रकार के तेल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, पशुओं के लिए चारा मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, ईंधन की लकड़ी मिलती है, इमारत बनवाने की लकड़ी मिलती है, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है, आदि संसाधनें जंगल से प्राप्त होती है। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर उनके नाम, स्थान और विशेषताएं। पहला अभयारण्य भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। यह भारतीय विशाल गिलहरी के लिए सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा, मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य। इसमें भारतीय तेंदुओं, बंगाल टाइगर, पैगोली, जंगली सुअर, चूहा, हिरण, उड़ने वाली गिलहरी और अजगर शामिल है। तीसरा अभयारण्य भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यह भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। यह नीलगाय, तेंदुए, मोर, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरियों आदि जैसी कई दुर्लभ जानवरों की प्रजातियों का घर है। अब यह प्रश्न है, अपने गांव शहर के वन विभाग अधिकारी से उनके कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त करना, वह आपको करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ के साथ आया हुआ, मानो सूखा वृक्ष बोल रहा है, उसकी बातें ध्यान से सुनिए। निम्न मुद्दों के आधार, बीज, बचपन, ऋतुओं का परिणाम और मन की इच्छा। मैंने लिखने की कोशिश की है, देखो और उसे याद करो, लिख कर रखो और याद रखो। मैं सूखा वृक्ष बोल रहा हूँ। अब इस वक्त तो मैं सूख गया हूँ, लेकिन कभी मेरा भी जीवन बहुत हरा भरा और अच्छा था। किसी निसर्ग प्रेमी दादाजी ने मेरा बीज मिट्टी में बोया था, उसका पौधा बन गया और देखते ही देखते पेड़ बन गया। पौधे से पेड़ बनने तक प्रत्येक ऋतु का बदलाव मैं सहता। घमासान बारिश भी मैंने देखी और कड़ी धूप भी मैंने देखी। इसका असर मुझ पर बहुत हुआ।
और ऐसे ही बदलते ऋतुओं के साथ साथ मैंने लोगों की बहुत मदद की। बारिश में लोग मेरे सहारे बैठ खड़े हो जाते थे। कड़ी धूप से बचने के लिए मेरी छांव में आ जाते थे। मैं सबको अच्छी तरह से साथ देता था। अब मैं सूख गया हूँ तो मेरे पास अब कोई नहीं आता। मेरी इच्छा थी कि जब तक मैं हरा भरा था मैं लोगों को बारिश और कड़ी धूप से बचाता था। अब मेरी इच्छा थी कि मेरे तने से बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाए जाए, लेकिन पता नहीं मेरी ओर किसी का ध्यान जाता भी है या नहीं। पत्र लेखन, इसमें लेखन विभाग में दिया गया है पत्र लेखन। पत्र लेखन का विषय है गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद अथवा ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था के लिए किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखी। तो हमें पत्र लिखना है। पत्र लिख रहे हैं हम नगराध्यक्ष को। माननीय नगराध्यक्ष नगर परिषद मिरज, ईमेल आईडी उनका, विषय है पक्षियों की व्यवस्था करने के कारण प्रशंसा पत्र। माननीय नगराध्यक्ष, मैं मिरज शहर में रहने वाला नागरिक हूँ। हाल ही में गर्मी की छुट्टियों में मैंने अपने शहर के पास बसे हुए चिड़ियाघर को भेंट दी। वहाँ मैंने देखा चिड़ियाघर में पक्षियों के लिए बनाए हुए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि वह देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। इस प्रकार का आपका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। जो भी व्यक्ति इस काम में लगा हुआ था उसकी प्रशंसा मेरी ओर से कर दो। अच्छे कामों की तारीफ तो करनी ही चाहिए। धन्यवाद। आपका कृपाभिलाषी सागर जाधव। अब जिसने पत्र लिखा है उसका पता आएगा, सागर जाधव, शिवाजी चौक, मिरज। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी आएगी और यहाँ पत्र पूरा हो जाता है। उसके बाद विषय दिया है कहानी लेखन का। दिए हुए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। शब्द दिए अकाल, तालाब, जन सहायता, परिणाम। लेकिन बच्चों, मैंने इसका उत्तर कहानी लिखकर नहीं दी है। इसका कारण ये है कि अब शब्दों के आधार पर कहानी लिखना बंद हो गया है। आपको 9वीं हो या 10वीं, हर बार हमेशा रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के लिए आता है, इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया नहीं है। और बच्चों, यहाँ रचनाबोध है। रचनाबोध यानी इस कहानी से आपको क्या बोध मिला, क्या ज्ञान मिला। तो देखो बच्चों, आपको क्या ज्ञान मिला वो आप ही लिखने वाले हो। इसके लिए 4-5 वाक्यों में लिखना है आपको। इस कहानी से आपको क्या क्या बोध मिला वह काम जरूर आप कीजिए। बाकी सब स्वमत के प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं। आपकी पढ़ाई आसान की है। जल्दी से जल्द दोबारा इस वीडियो को सुनो और लेखन कार्य को पूरा करो। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। जल्द ही मैं अगला पाठ लेकर आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।